here we discuss today we some numerical based on Ohm's law. Okay students, let me start. तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो कि कल हमने काफी सारी बातें की थी ओम्स लॉ पे, उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं दैट हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन if resistance of the heater when it is hot is 50 ohm. So students, first आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको आपको क्या करने है यहाँ पे मेंशन कर देना है. मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनल सजेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सॉल्व करें, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, तो आप ट्राई करें कि आप जो है क्या बनाएं, सर्किट बनाएं. सर्किट के थ्रू चीजों को समझना जो है बहुत आसान हो जाता है और आप फिगर और सर्किट के थ्रू जो है चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट दैट. सो हियर इट इज गिवन दैट सॉल्यूशंस का देखते हैं हम. सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मच करंट इज ड्रॉन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. हाउ मच करंट इज डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन ऑफ ए 220 वोल्ट सप्लाई. सो हियर द वोल्टेज इज द 220 वोल्ट्स. हाउ यू फाइंड दैट? अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी यूनिट देख सकते हैं. यूनिट यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज द V इक्वल टू 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम. द रेजिस्टेंस इज गिवन एज 50 ओम, right? So here we have to data and this is very easy question. You can apply the Ohm's law and you find the value of I. So students, इसको हम किस तरह से सॉल्व करें ताकि और अच्छे से इसको हम समझ पाए. तो assume करिए कि आपके पास एक हीटर है. This is heater. Let us assume that this is the heater and its resistance is 50 ohm, right? And this resistance is connected with a supply. This is connected with a voltage supply and having voltage 220 volt. Now you have to find the current. Okay students, so let me apply the Ohm's law. From the Ohm's law से हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है आपका, राइट? सो हियर I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R. हियर I इक्वल टू V अपॉन R. सो यू कैन फाइंड, पुट द वैल्यू हियर 220 वोल्ट and here 50. This is volt and this is in ohm, right? So you will get the 4.4 ampere. 4.4 ampere. Okay students, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन थ्रू सर्किट सॉल्व करिए. अगर आप थ्रू सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट वी अगेन सी दैट इस क्वेश्चन में आपको जो है करंट की वैल्यू निकालनी है. आपको वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 50 ओम. तो इससे हम एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से. एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस, एक बल्ब क्या कह सकते हैं, हीटर है, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 ओम का है, राइट? और इसमें I करंट फ्लो हो रही है थ्रू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, सॉल्व दैट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I. सो हियर I इक्वल टू V अपॉन R. सो यू पुट द वैल्यू 220 अपॉन 50 एंड डिवाइड दैट, एंड व्हेन यू डिवाइड यू गेट द 4.4 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लेट मी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट if the resistance of the unit length is 26 ohm at 20 degree centigrade and its radius is 1.5 millimeter, find its resistivity. Okay students, so आपसे इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, आपको लेंथ की कह रहा है, यूनिट लेंथ है तो L की वैल्यू कितनी है, 1 है. और इसमें कह रहा है कि जो वायर है, आपका जो वायर होता है, अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो आपके पास एक वायर है, जिसका सोल्यूशन हम देखें तो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है. और इसका जो वायर जो होगा बेसिकली सर्कुलर होगा, इसका जो एरिया होगा वो सर्कुलर होगा. तो उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, 1.5 मिलीमीटर. ये किसमें दिया हुआ है, मिलीमीटर में. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको लेंथ की वैल्यू पता है, आपको आर की वैल्यू पता है, आपको रो की वैल्यू निकालनी है. तो इनिशियली हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है और लेंथ और एरिया और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन होता है, दिस इज गिवन एज R is equal to rho L upon A. Okay students, so here we have to find the value of rho. So written as rho is equal to RE upon A. R की वैल्यू आपको 26 ओम दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि एरिया जो है इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा, सर्कुलर है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. हियर रेडियस इज गिवन एज, सो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस, रेडियस जो है, रेडियस की वैल्यू जो है वो 1.5 मिलीमीटर. तो सबसे पहले आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है
10⁻³ मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। Okay students, so here we convert the millimeter into meter. So let me put the value. So here we write that 26 multiplied by pi की वैल्यू कितनी होती है 3.14 into r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.5, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन 1 एरिया जो l है, l की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 मीटर, यूनिट लेंथ के लिए आपको निकालना है। नाउ व्हेन वी सॉल्व दैट वी गेट द आंसर दैट इज 1.84 into 10⁻⁶ ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट। आप लोग छोटी सी मिस्टेक करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट में आंसर लिखते वक्त आप यूनिट नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग थिंग। आपको यूनिट भी क्या करना है, लिखना है। बिना किसी यूनिट के आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आप जब भी आंसर निकालें तो ध्यान रखें कि आप उसके साथ उसकी एप्रोप्रिएट यूनिट क्या करें, लिखें। ओके, सो आंसर इज दैट 1.84 into 10⁻⁶ ओम मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। आप लोग इस टेम्परेचर को देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन ओम्स लॉ में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया, सॉरी टेम्परेचर को हमने क्या किया है, कांस्टेंट कर लिया है। तो टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगर इसमें टेम्परेचर दिया भी हुआ है तो आपको उसको मेंशन नहीं करना है, यू जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पे याद देने वाली बात ये है, रिमेंबर रखने वाली बात ये है कि कभी कभी आपको रेडियस दे दिया जाएगा, तो क्योंकि वायर सर्कुलर होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है, तो यू कैन इजिली पुट द area formula, that is the pi r square. This is the area of the circular wire. Okay, so pi r square रेडियस की वैल्यू दी हुई है। और एक चीज इसमें जो मेंशन करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि वैल्यू जो है आपका एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे आप एमकेएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट एक में होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे लेंथ को मीटर में ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी इस डिस्टेंस को किस में लेना पड़ेगा, इस लेंथ को किस में लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी बुक में जो भी दिए हुए हैं आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आज रिसेंटली कुछ ईयर्स में आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, a piece of wire of the uniform cross sectional area is redrawn by pulling it till its length is doubled, राइट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक वायर है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसका कुछ लेंथ है, आप उस पर कुछ फोर्स लगा करके उसको रिड्रॉ कर रहे हैं, राइट। जब उसको आप खींचेंगे तो उसके लेंथ में क्या होगा, वेरिएशन होगा और एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं उसका लेंथ कितना था, उसका लेंथ जो L1 था और उसका एरिया कितना था, A1 था, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेंथ इंटू एरिया, राइट। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहेगा। इनिशियली इसका वॉल्यूम हो जाएगा A1 प्लस L1। ओके स्टूडेंट्स, अब जब उसको खींचेंगे तो उसका एरिया भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज होगा। तो जो A2 इंटू L2, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम तो उसका फिक्स है। आप उसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ और एरिया में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा दोनों केसेस में, राइट। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो उसका वॉल्यूम था वो A1 L1 था और फाइनली जो उसका वॉल्यूम था वो A2 L2 था। ओके, सो जब एरिया बढ़ेगा, स्टूडेंट ध्यान से समझिए, एरिया अगर बढ़ेगा, एरिया को आप बढ़ा रहे हैं, इनिशियली क्या था, उसका एरिया ज्यादा था और लेंथ कम थी, लेकिन जब इसको आप खींचेंगे तो होगा क्या, ध्यान से समझिए, जब इसको खींचेंगे तो उसका एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम इसका फिक्स है, मटेरियल फिक्स है, राइट। तो इनिशियली इसका जो वॉल्यूम होगा A1 L1 हो जाएगा और फाइनली जो उसका आफ्टर ड्रॉ, जब इसको आपने ड्रॉ कर दिया, इसको खींच करके आपने बड़ा कर दिया, लेंथ बढ़ गया, तो एरिया कम हो जाएगा, तो A2 L2। लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फिक्स होगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि हमने इसको इस तरह से खींचा कि इसका जो खींचने के बाद जो उसका लेंथ हुआ वो कितना हो गया, पहले लेंथ का 2 टाइम हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए पहले लेंथ इतना था, हमने इसको जब खींचा तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। तो 2 टाइम होगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, इनिशियली है, राइट। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कंडीशन दिया हुआ है, गिवन दैट L2 इज इक्वल टू 2L1, मतलब खींचने के बाद जो लेंथ आई वो पहले वाले लेंथ की क्या थी, 2 टाइम थी। ओके, डबल। कंपेयर न्यू रेजिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो कह रहा है कि पहले क्या इसका रेजिस्टेंस था और बाद में इसका क्या रेजिस्टेंस है, दोनों को आप क्या करिए, कंपेयर करिए। ओके, दोनों का आप रेशियो निकाल करके बताइए कि पहले और दूसरे रेजिस्टेंस में क्या फर्क आ गया, पहले रेजिस्टेंस कितना था इनिशियली और खींचने के बाद उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी सी दैट। तो इनिशियली जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, A1 L1, आप जानते हैं पहले उसका लेंथ उसका L1 था और एरिया A1 था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम फिक्स है।
उसी तरीके से जब इसको हमने खींचा, खींचने के बाद उसका एरिया और लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अगर दोनों का वॉल्यूम फिक्स होगा तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं A1 L1 इक्वल टू A2 L2, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन में दिया हुआ है कि जो L2 है, खींचने के बाद जो नया लेंथ आपका बन रहा है L2 बन रहा है, उसका वो पहले वाले लेंथ का क्या है 2 टाइम है, तो हम ये लिख सकते हैं L2 इक्वल टू 2L1, राइट। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आ जाइए। इक्वेशन नंबर 1 में हम L2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2L1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2L1 लिख दिया, L2 की जगह पे 2L1 लिख दिया, यहाँ से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा और A2 इक्वल टू आ जाएगा A1/2। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है कि मान लीजिए इनिशियली उसका लेंथ L1 था और इनिशियली उसका एरिया A1 था, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सो हियर वी राइट दैट R1 इज इक्वल टू रो L1/A1, राइट। सो R1 इज इक्वल टू रो L1/A1। और इसी तरीके से जब फाइनल हम निकालेंगे आफ्टर खींचने के बाद उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू रो L2/A2। ओके, लेकिन हम L2 को क्या लिख सकते हैं, 2L1 लिख सकते हैं। L2 को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से 2L1 लिख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर जो 3 है, 3 से हम A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A1/2 लिख सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को हमने बाहर कर लिया, तो हमारे पास आ गया 4 रो L1/A1। अब रो ये वाला टर्म आप देखिए, दिस टर्म इज द R1। देखिए यहाँ से R1, ये मान लीजिए R1 इक्वल टू रो L1/A1, तो रो L1/A1 को क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया R2। अभी देखिए किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारे पास R2 इक्वल टू हो जाएगा 4R1। तो ये रिलेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ऐसा क्या है। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास एक लेंथ है, राइट। यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, राइट। इसका लेंथ मान लीजिए इनिशियली कितना था, L1 था, और इसका एरिया कितना था, A1 था। लेकिन जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो देखिए ये ऐसे एरिया इसका था, राइट। जब इसको खींचेंगे तो लेकिन इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, L1 इंटू A1, वॉल्यूम इसका फिक्स है। लेकिन जब इसको खींचेंगे तो एरिया इसका कम होगा और लेंथ बढ़ेगा, तभी तो ये इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो लेंथ ऐसे बढ़ गया और इसका एरिया कम हो गया, तो लेंथ कितना हो गया, L2 हो गया, और एरिया कितना हो गया, एरिया में भी वेरिएशन हुआ तो A2 हो गया। फिर भी इसका जो वॉल्यूम है कितना होगा, L2 इंटू A2, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसी के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि जो बाद वाला L2 था वो पहले वाले L1 का कितना है, 2 टाइम है, राइट। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए ये 1 मीटर का था, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो एक बार इसको आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी होंगे, तो उसको भी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ध्यान से। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू जो है वो किसमें दी हुई है, ओम सेंटीमीटर में दी है। इसका मतलब हमें इसको ओम मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ मच ऑफ दिस वायर ऑफ वुड, तो इसमें हाउ मच वायर पूछ रहा है, तो मतलब आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम रेजिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ आर की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से समझते हैं। आपसे कह रहा है कि आपके पास कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। इस बार डायमीटर दिया हुआ है, तो आप डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकाल सकते हैं, फिर उसका एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, राइट। सो इसमें दिया हुआ है कि 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी दी हुई है 1.6 into 10⁻⁻⁶ रो की वैल्यू दी हुई है। आपको हाउ मच वायर, मतलब आपको वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कॉइल, मतलब आपको आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 ओम दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। आर इक्वल टू होता है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, राइट। तो डायमीटर इसका कितना है, 0.5 मिलीमीटर, अपॉन 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आ गया 0.25 into 10⁻³ मीटर। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पे हमने रख करके स्क्वायर कर दिया। रेडियस की वैल्यू रख दी 0.25 into 10⁻³ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रो की वैल्यू दी हुई है 1.6 into 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶
2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 1.6, -2 करेंगे तो -2 और -6 कितना हो जाएगा -8, तो यहाँ से आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 ओम दी हुई है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास रेडियस मतलब एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी है और रेसिस्टिविटी है, तो आसानी से हम लेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए, फॉर्मूला हमारे पास होता है R = ρ L/A। तो यहाँ से मैं L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले L को हम एक साइड कर लेते हैं, तो L = RA/ρ। आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो R की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.6 इंटू 10⁻8। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 10⁸ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L = 122.8 मीटर। मतलब 122.8 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 ओम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे बार बार अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए और ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में हमने जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था और रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था, इसमें जितने तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करनी है कि देखिए, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। सर्किट का मतलब होता है क्लोज लूप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एक हमारे पास क्लोज पाथ है जिसमें हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। अब सर्किट में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऐसे बना करके दिखा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर करंट के चैप्टर में हम इसका कुछ सिंबल बनाते हैं। ओके, और उस सिंबल को हम क्या करते हैं, उस सर्किट में यूज करते हैं। जैसे अगर रेजिस्टेंस का सिंबल हमें बनाना हो तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर हमें वोल्टेज का या बैटरी का सिंबल बनाना है तो हम बैटरी को कुछ इस तरह से बनाते हैं, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। इसी तरीके से अगर हमें जो है स्विच बनाना है तो हम स्विच को ऐसे बनाते हैं, राइट। तो ओपन स्विच, ऑन स्विच या ओपन स्विच या क्लोज स्विच, इस तरह से जो है चीजों को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक पिक्चर के फॉर्म में जो है आपको डिफरेंट टाइप के सर्किट्स मिल जाएंगे जिसमें उसके सिंबल दिए हुए हैं। तो आप उसको एक बार देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उस सिंबल का क्या मतलब है और वो कैसे बनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कल वाले लेक्चर में हम आपको रेसिस्टिविटी का टेबल हम प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, तो आज वाले लेक्चर में इस लेक्चर के बाद में लास्ट में आपको जो है रेसिस्टिविटी का टेबल मिलेगा। उसमें अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेसिस्टिविटी आपको दी हुई होगी। आप एक बार उसको देख लेंगे। कुछ रेसिस्टिविटीज आप जैसे कॉपर का हो गया तो कॉपर का याद कर सकते हैं, आप आयरन का हो गया आयरन का याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए ताकि और अच्छा मार्क्स आप क्या कर पाए, गेन कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच पाए और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए और अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। ओके, थैंक यू सो मच। और एक बात, आप कमेंट देना ना भूलें, ठीक है। आप ये हमें बताइए कि आपका ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, राइट। तो जिससे मुझे पता चलेगा कि ये इसका बेनिफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है और भी अच्छी बातें करेंगे और भी अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।